जी सर। आइटरेटिव मेथड अगेन ये मैट्रिक्स या लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अभी तक हमने दो मेथड देखे हुए हैं, एक गॉस एलिमिनेशन मेथड है और दूसरा जो गॉस जॉर्डन मेथड है। वो उनको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। वो बेसिकली गॉस एलिमिनेशन है, उसकी वेरिएंट्स हैं, उसे हम डायरेक्ट मेथड्स कहेंगे। अब जो मेथड इंट्रोड्यूस होने वाला है वो इससे इंटायरली मुख्तलिफ है, फंडामेंटली चेंज है इसमें। इसमें ऐसा होता है कि हम सम हाउ आइडेंटिटी इक्वेशन बनाते हैं। आइडेंटिटी इक्वेशन के बनाने के बाद हम इनिशियल एस्टिमेट देते हैं और उस एस्टिमेट को रिफाइन करते चले जाते हैं। और सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा इसकी श्योरिटी हमें कैसे मिलती है? वो मिलती है यहाँ से, डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स। अगर आपके पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो डायगोनली डोमिनेंट है, जैसे ये है ना, ये हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम है, ये इक्वेशन में लिखा हुआ है ax इज इक्वल टू b। एक्स हमारे पास कोफी वो होते हैं वेरिएबल जो हमने फाइंड करने हैं, ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, और b हमारे पास वो मैट्रिक्स है जो इक्वालिटी के राइट साइड पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कोफिशिएंट, इसके एलिमेंट कैसे डिनोट करते हैं? a से। इस केस में डायगोनली डोमिनेंट का मतलब ये है कि किसी भी रो का, किसी भी इक्वेशन का, जैसे इक्वेशन है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा पूरे मैट्रिक्स में जो कंट्रीब्यूट करेगा वो सबसे बड़ा होगा। अब इनके सम से, बाकी जो एलिमेंट है उनके सम से बड़ा होगा। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में डायगोनल एलिमेंट कौन सा है? वो 6 है। अच्छा, अब बाकी इक्वेशन में जितने भी हैं ये एज, इनको सम कर दो। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है। 1 + 3, 2 कितना होता है? 3 होता है। 3 इज लेस देन 6। ठीक है, देख रहे हो? ये इसको हम ये इस तरह आपने चेक करना है कि उसमें सारी इक्वेशन के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो बड़े होने चाहिए बाकी सारे इक्वेशन के सम एलिमेंट के सम से। ठीक है, तो इन दो का, इसमें दो ही हैं, इस दो का सम लोगे तो इनसे ये आपका जो डायगोनल एलिमेंट है बड़ा आता है। इस केस में ऐसा नहीं है, इधर डायगोनल एलिमेंट क्या है? 2 है, और इधर 1, और इस जगह पे -1। सर जिस तरह आपने फर्स्ट इक्वेशन में 2 और 1 को ऐड किया है, तो उधर डायगोनल एलिमेंट 6 था सर ना, उनमें उधर साइज कुछ नहीं छोड़ दूंगा। हमने कंसीडर करने, आपने कहा 2। जी बोलो बोलो। सर, ये 6x1 - 2x2 + x3 है, तो आपने 2 + 1 3 इज लेस देन 6 किया है। हाँ, क्योंकि पहली रो में डायगोनल एलिमेंट 6 है, फर्स्ट जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट। तो जी इसके अलावा जितने भी हैं उन जी सर। सबको मैं सम कर लूंगा, एब्सोल्यूट सम, माइनस कंसीडर नहीं करने। तो 2 + 1, यहाँ पे 1 है तो 3 बनता है। ओके सर। तो 6 इज ग्रेटर देन 3, तो ये पहली क्राइटेरिया तो पूरा उतरा। लेकिन इसमें दूसरी रो में ऐसा नहीं है, देख रहे हो? जी 5 सर। + 1 6 हो जाएगा, लेकिन ये डायगोनल एलिमेंट 2 है, 2 तो ग्रेटर देन नहीं है 6 के। अच्छा, जी सर। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? अच्छा, पहला केस ये, पहले इसको समराइज कर लें कि डायगोनल, अगर आप डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स है ना अगर आपके पास, तो इसका मतलब है आइटरेटिवली उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो कन्वर्ज होगा। ऐसे नहीं है कि वो घूमते जाए आपको कोई इक्वेशन ही ना, वो सॉल्यूशन ही ना दे। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। वो कैसे श्योर है? वो इस तरह से श्योर है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। तो एग्जांपल इसमें मैंने कोट किया, ये 3 इक्वेशन सिस्टम है। इसमें आप देखो पहली तो क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है लेकिन दूसरा नहीं है। तो हमारे पास एक फ्रीडम है, वो ये है इक्वेशन को मिस कर दिया हमने स्लाइड। नहीं, स्लाइड ठीक है। ये हमारे पास है, ये एग्जांपल है। इसमें ये डायगोनली डोमिनेंट हमने देखा था, पहले इक्वेशन नहीं है, तो इसमें मैंने क्या किया है, 2 और थर्ड इक्वेशन इंटरचेंज किए। अब आप इंडिविजुअली देख सकते हो कि ये 6 इज ग्रेटर देन 2 + 1। अच्छा, सेकेंड रो में डायगोनल है 7, इधर सम करो 2 और 2 को, 4, 7 इज ग्रेटर देन 4। अच्छा, थर्ड रो में 5 डायगोनल है, 1 और 2 को ऐड करोगे तो वो 5 से लेस है।
तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है, हमने इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके देख लिया कि ये डायगोनली डोमिनेंट है। ठीक हो गया। प्रोसेस ऐसे चलता है कि आपने कोई ना, इसमें हमें पता है कि ऑलरेडी सोल्यूशन एग्जिस्ट क्या करता है, तो हम चेक करेंगे कि हमारे आइटरेटिव इक्वेशन का भी सोल्यूशन वो है या नहीं है। सोल्यूशन इसका ये है कि x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 1 है और x3 की वैल्यू 1 है। तो आपके पास अगर इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है और आप उसको रीअरेंज करके डायगोनल डोमिनेंट अगर बना सकते हो, तो आप आइटरेटिव मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इस तरह नहीं करते, नहीं एग्जिस्ट करती, डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स नहीं है रीअरेंज करने के बाद भी, तो आपका आइटरेटिव मेथड कन्वर्ज नहीं होगा। इस तरह कोई और मेथड यूज करो। अब अगर आप इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को, जिसमें ये बीज क्या है, ये कॉलम है, एज क्या है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको, इन इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज कर लो। रीअरेंज किया जा सकता है। आप इसको x3 को, वो x1 को इस तरफ रहने दो, बाकी उठा के इस तरफ ले जाओ। ठीक है, और ये आपको आसानी से रीअरेंज हो सकता है इस तरह, इस फॉर्म में। तो आप ये इन इक्वेशन को, ये बेसिस है, बेस करता है आइटरेटिव इक्वेशन की। ठीक है, आप इस तरह आइटरेटिव इक्वेशन लिख सकते हो। क्यों इनको आसानी से इस तरह रीअरेंज किया जा सकता है। आप पहली इक्वेशन को देख लो। x1 को अगर मैंने लिखना है इन टर्म्स ऑफ x2 एंड x3, x3 को उठा के उस तरफ ले जाऊंगा, वो माइनस x3 हो जाएगा, माइनस 2x2 को उस तरफ ले जाऊंगा, प्लस x2 हो जाएगा। ठीक है, और जाके 6 को सबसे डिवाइड कर दूंगा, तो x1 को इन टर्म्स ऑफ x2 x3 लिखा जा सकता है। तो ये उसी की जनरल फॉर्म। जैसे कि मैं अभी आपको कोफिशिएंट निकाल के दिखाता हूँ, ये इसकी इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। इस ऊपर वाला जो मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 6 -2 1, ये पहली रो। दूसरी रो -2 7 2, ये बन गई। तीसरी रो 1 2 -5, ये तीसरी रो बन गई। तो x1 x3 ये हमारा कॉलम बन गया, और 11 5 -1 इस तरफ आ गया। तो इस तरह को आप इसको मल्टीप्लाई करो बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एग्जैक्टली आपके पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी। अब आप अप्लाई करो ये इक्वेशन, तो देखो इक्वेशन में एक्टिव आपके पास इक्वेशंस क्या आती हैं। तो बी आई डिवाइड बाय ए आई आई, तो इस केस में जो मैं ले रहा हूँ x1 ले रहा हूँ, तो आई की वैल्यू 1 है, तो बी आई क्या है 11, ये बी आई है। ए आई आई क्या है डायगोनल एलिमेंट, वो 6 है, 11 डिवाइड बाय 6 माइनस ये यहाँ फॉर्मूला से। अब ये आपको फॉर्मूला इटरेट करोगे, j डज नॉट इज इक्वल टू आई। आप j और i की वैल्यू इक्वल नहीं कर सकते इस सम में। तो पहली के लिए तो j 1 से स्टार्ट होता है और i भी 1 है, आपके पास ये एलिमेंट नहीं आएगा। लेकिन j2 के लिए आप देखोगे कि j2 ये a1 2 बन गया, a1 2 क्या है -2, और a1 1 1 क्या बना, वो 6 है। अच्छा, j की वैल्यू 2 है, वो x2 आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया। फिर दोबारा सम, तो यहाँ बनेगा a1 3 है 1 डिवाइड बाय ए आई आई, वो है a1 1, वो डिवाइड करोगे 6 से, और j की वैल्यू 3 है, तो x3, ये बन गई आपके पास पहली इक्वेशन। ठीक है, समझ रहे हो कैसे इक्वेशन बनी है? इसी तरह बिल्कुल आप बाकी इक्वेशन बना लोगे। 3 इक्वेशन आ गई आपके पास, ये 3 इक्वेशन है। x1 in terms of x2 and x3, x2 in terms of x1 x3, x3 in terms of x1 and x2। तो 3 इक्वेशन आ गई। हम इसे वो ये जो हमारी आइटरेटिव इक्वेशन के लिए काम करेंगी, लेकिन इसको हम पहले अभी जनरलाइज कर दें। होगा ये सर, एक बार वाली स्लाइड कीजिएगा सर, पीछे वाली स्लाइड। आवाज नहीं आ रही, बोलो सर, पीछे वाली स्लाइड कीजिएगा, स्लाइड 2। ये रही, देख लो सर जहाँ ये x कहाँ पे, बोलो अल्लाह के बंदे। सर ये जहाँ पे i है, x i है और b इज इक्वल x b i और a i i, सर यहाँ पे दूसरी बार j हो जाएगा इस पॉइंट पे। सर। ये जो इक्वेशन के स्टार्ट में सर b के साथ सर ये सर ये बी आई है,
तो जो सर, आपने रो लिया है वो फर्स्ट रो है ना, ओके सर, जो आपने रो लिया है वो फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो का बी क्या है, वो 1 है, बी 1 यस सर, तो यहाँ पे 11 आ गया। और ये ओके, फर्स्ट रो है तो ये आई की वैल्यू 1 है, 1 1, ये इसका एलिमेंट 6 होता है, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ठीक है अच्छा ये 3 इक्वेशन आपके पास आ गई। सर ये माइनस, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर -2/6 जो है इधर +2/6 नहीं आएगा? ये +2 ही है, ये देखो प्लस ही है, ये वाला माइनस है। ठीक है, पहले मैंने उसको एक्सपेंड किया ताकि उसको अंडरस्टैंड कर लो, बाद में उसको सिंपलीफाई करते रहो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस हो गया। ठीक है, तो सर उधर इक्वेशन में तो -2 है ना और +1 है। x1 is equal 1/x। माइनस माइनस जो है पूरी इक्वेशन पूरे सम के साथ है, तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया, अंदर सम वैसे एक्सपेंड किया जैसे टर्म आती रही है, जैसे टर्म आती गई हैं वैसे ही मैंने उसको एक्सपेंड, पहली -2 है, दूसरा 1 है, ये -2 1 आ गया, डिवाइड बाय a 1 1 वो 6 6 है, तो बाद में उसको -1 को दरमियान अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाएगा आपके पास, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये आगे इन, अगर आप x1 x2 x3 की इनिशियल वैल्यू ले लें, जो कोई भी अप्रोक्सीमेट रैंडम वो गेस हो आपका, तो आप नेक्स्ट x1 x2 फाइंड कर सकते हो। जैसे ये देखो मैंने कोई रैंडम ली x1 x2, तो मैं वहां पे x2 की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा जो मैंने सिलेक्ट की है, x3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, पूरा एवेल्युएट करने के बाद x1 की वैल्यू आ जाएगी, वही जो मैंने चूज की है x1 x2 3 की, यहाँ पे पुट करूंगा, मेरे पास नेक्स्ट x1 x2 x3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये x1 x2 3 नेक्स्ट टाइम दोबारा इक्वेशन में ये नई वैल्यू पुट होगी, उससे फिर नई वैल्यू कैलकुलेट की जाएंगी, फिर ये दोबारा पुट होंगी थर्ड इक्वेशन में, वो उससे दोबारा और नई सेलेक्ट की जाएंगी। तो ये हमारे पास आइटरेटिव। अगर आपके पास nth x2 x3 x1, तो आप x+1 नेक्स्ट जो वेक्टर होगा, नेक्स्ट आइटरेशन में जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे हम आइटरेटिव इक्वेशन कहते हैं। इस केस में एक मतलब ये चीज याद रखनी है कि ये जो है ना x, आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ से जो x1 की वैल्यू आई है ना, यहाँ से जो x1 की वैल्यू आई है पुट करने के बाद, वो इस दूसरी इक्वेशन में नहीं पुट कर देनी, इस तरफ इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे सारी ओल्ड x यूज होंगी, सारी ओल्ड वैल्यू ऑफ x यूज होंगी, ये न्यू वैल्यू ऑफ x है। अब इसकी एग्जांपल देख लें, ये एग्जांपल है जो मैंने इस पे कोड किया है। इक्वेशन मेरे पास वही है, मैंने इसका रैंडम स्टार्टिंग वेक्टर लिया, वो 0 0 0 लिया। ठीक है, तो ये देखो स्टार्टिंग वेक्टर इस जगह पे आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, ये 0 हो गई, सिर्फ मेरे पास यहाँ पे x के साथ वैल्यू नहीं थी तो ये आ गई, तो मेरे पास न्यू x की वैल्यूज क्या है, सिर्फ ये 1.833 x1 1 की वैल्यू है, ये 1 शो कर रहा है आइटरेशन को, ये फर्स्ट आइटरेशन है, ये 0.71643, ये किसकी है, x2 की फर्स्ट आइटरेशन के बाद, 0.2001 है x3 की वैल्यू फर्स्ट आइटरेशन के बाद। अब आओ नेक्स्ट आइटरेशन में, नेक्स्ट आइटरेशन में x2, जी बोलो सर, ये जो आपने 1.83 ये लिया है, ये वैल्यू दोबारा यहाँ से आई है ना, यहाँ से आई है, यहाँ पे मैंने इनिशियल वैल्यू ली है राइट हैंड साइड पे x की, वो 0 ली है सारी, सारी 0, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, तो पहले यही बन जाएंगे 1.833 0.7। नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन ये 1.8 कहाँ से आपने पुट की, वो देखे ना ऊपर x1 x2 में भी आपने पुट की हुई है ये वैल्यू, ये आई कहाँ से, खुद पुट की है या हमने फाइंड यहाँ करनी से है? आई है ना, इस मैट्रिक्स से आई है, 11 divided by 6 हुआ है। ओके, यहाँ से आई है मैट्रिक्स। तो फर्स्ट आइटरेशन के बाद x1 1 की वैल्यू ये है। अब नेक्स्ट सेकंड आइटरेशन में ये वाली हम वैल्यू यूज करेंगे जो x1 की है, ये देखो x2 1 x3 1
x11 x31 x11 x21। तो ये वाली जो नई वैल्यू आई है इधर पुट करने के बाद अब जो x2 की वैल्यू है सेकंड आइटरेशन की, वो रिजल्ट ये है। ठीक है, ये रिजल्ट है। तो इसी तरह आप दोबारा ये इसको पुट करोगे दोबारा इक्वेशन में, आपके पास नई x की वैल्यू आएंगी। फिर दोबारा ये वाली x की वैल्यू पुट करोगे तो नई x की वैल्यू आएंगी। फिर दोबारा x की वैल्यू ये ओल्ड पुट करोगे, ये वैल्यू आएंगी। तो करते करते ये 9th आइटरेशन पे कहीं जाके आप देखोगे आपका रिजल्ट एग्जैक्टली वही है जो सोल्यूशन वही है जो हमें पता है, जो कन्वर्ज हो गया। क्या हमने देखा था सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है 211, x1 की वैल्यू 1 2, x2 और x3 की वैल्यू 1 है। तो ये देखो ये आ गया। तो इस तरह ये आइटरेटिव मेथड वर्क करता है कि आप पहले इनिशियल गैस देते हो, वहां वो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, और फिर आप उससे नेक्स्ट आइटरेशन की वैल्यू कंप्यूट करते हो। नेक्स्ट फिर आइटरेशन यूज होती है सेकंड आइटरेशन के लिए, सेकंड आइटरेशन की वैल्यू यूज होती है थर्ड में, थर्ड वाली फोर्थ में, फोर्थ वाली सिक्स्थ में, एंड सो ऑन। तो ये आइटरेटिव मेथड है जी। कोई क्वेश्चन है? सर ये जो इक्वेशन आपने पिछले स्लाइड में दिखाई थी वो वाली सिग्मा वाली, तो सर अगर हमने x1 को इन टर्म्स ऑफ x2 और x3 लिखना है तो सिंपली उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, और इसी तरह अगर x2 को लिखना है x1 और x3 में तो उनको भी शिफ्ट कर दें। तो इस तरह नहीं हो सकता कि बात करो इसी इक्वेशन की? जी सर। हाँ, लेकिन हम ऐसे ही है, वो भी जनरल फॉर्मूला है ऐसे ही है। अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो वही चीज बनती है जो हमने ये जो लिखा हुआ है, बिल्कुल यही है। वो असल में शिफ्ट करके लिखा वही है, है। लेकिन फॉर्मूला जनरल है, इस वजह से ऐसे है। आप यही कह रहे हो ना कि x1 को मैंने लिखना है, इन दो को उधर शिफ्ट कर दूं और 6 को सबसे डिवाइड कर दूं, तो बिल्कुल यही इक्वेशन बनेगी। बिल्कुल यही इक्वेशन बनेगी। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करेंगे क्वेश्चन आता है तो अगर हम इस तरह करते हैं तो ये क्या ये वाला फॉर्मेलिटी जो है जनरल फॉर्म में लिखना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी। ओके। आपको वैसे आता है, आप वैसे कर दो।